नमस्कार भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण अकेडमी पर। सौरभ बैसला जी, निक्की प्रजापति जी, तुषार धामा जी, नमस्कार। अच्छा भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, तो हम मध्य भारत तक बता चुके हैं आपको। आज हम आधुनिक भारत की शुरुआत कर रहे हैं। आधुनिक भारत की जब शुरुआत करते हैं तो मतलब हम अंग्रेजों से ही करेंगे शुरुआत। तो ठीक है, विजय गिरी जी नमस्कार भाई, नमस्कार। सौरभ बैसला भाई, राम राम जी, राम राम। ठीक, तो हमें शुरुआत ही अंग्रेजों से करनी है, अंग्रेज आए जब से उसके बारे में। ठीक, तो देखिए कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद हम ओरिजिनल चीज पर आएंगे। क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं अंग्रेज या यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की, तो भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए हैं, डच आए हैं, डेन आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, अंग्रेज आए हैं। ये सारे लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। लेकिन अभी हमारा वो मैटर नहीं है, क्योंकि अगर उसको बताएंगे तो पूरी एक क्लास उसमें लग जाएगी, और हम चाह रहे हैं कि पहले इंपोर्टेंट क्लास ज्यादा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको पहले निपटा लिया जाए। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर पुर्तगालियों ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने क्या किया, डच डेन ने भी थोड़ा बहुत काम किया यहां पर, बाकी मेन रहे अंग्रेज। जब अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई। ये कंपनी बनी और इसका काम था कि भारत में जाकर व्यापार करें। इसका काम 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? इंग्लैंड में, इंग्लैंड या लंदन में हुई भाई। ठीक है, और फिर इसने कहा भाई अब कंपनी बन गई, रजिस्टर्ड हो गई है, तो अब भारत में व्यापार शुरू करेंगे। इससे याद रखना, इससे 100 साल पहले भारत में पुर्तगाली आ चुके थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था, तो 100 साल हो गए, 102 साल बैठ रहे, तो 102 साल का अंतर है, 100 साल मोटा मोटा याद रखते हैं हम। ठीक है भाई, पंकज बैसला जी, राम राम भाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बनती है, इंग्लैंड में बनती है, लेकिन भारत नहीं आई अभी है। फिर ये भारत की तरफ व्यापार करने के लिए अपने काम शुरू करती है भाई। तो जब ये कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का राजा था अकबर, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। इस कंपनी की तरफ से 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो है इसकी तरफ से आते हैं, किसके रूप में? इस कंपनी के दूत के रूप में। और किसके सामने पहुंचते हैं? जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज दूत था कैप्टन हॉकिंस, जो आया जहांगीर के समय में। इसके बाद आता है थॉमस रो। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों का काम क्या है? ये दोनों चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ सुविधाएं दी जाए, हम व्यापार करना चाहते हैं, हम व्यापारी हैं, हमें कुछ सुविधाएं दी जाए। ये जहांगीर से मांग कर रहे हैं। अब आप 1600 ईस्वी की इसलिए बता रहा हूं मैं कि ये कहां से शुरुआत होती है। इसके बाद ये धीरे 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 अलग अलग राजाओं से मिलते रहते हैं, चाहे मुगल वंश का दूसरा हुआ या कोई भी हुआ, उनसे राजाओं से मिलते रहते हैं और अपने लिए सहूलियत मांगने शुरू करते हैं अलग अलग जगह पर सहूलियत में डीप बता दिया जाएगा आपको। 1661 ईस्वी में क्या होता है कि इंग्लैंड का जो राजकुमार था, इंग्लैंड का राजकुमार और पुर्तगाल की राजकुमारी थी, इनकी शादी होती है 1661 ईस्वी में। अब जब राजा है, मतलब राजकुमार है इंग्लैंड का, पुर्तगाल की राजकुमारी है, तो पुर्तगाल के कब्जे में उस समय बंबई हुआ करता था। तो बंबई द्वीप को पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को दान में या दहेज में दे दिया। ठीक है, बंबई को दहेज में किसने दिया? पुर्तगालियों ने 1661 में इंग्लैंड को दे दिया। अब इंग्लैंड को क्या, इंग्लैंड के राजा को दिया। अब वो जो राजा है उसके अधीन बंबई आ गया, तो उसने कहा मैं क्या करूंगा इसका, एक काम करते, उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया। अब याद रखना, भारत पर शासन ईस्ट इंडिया, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी है। अभी अंग्रेज का मतलब ये नहीं है कि यहां पर इंग्लैंड की सरकार कुछ काम कर रही है, यहां पर सिर्फ ईस्ट इंडिया काम कर रही थी। ठीक है, ऐसे चलते हुए 1661 में इन्हें कुछ सहूलियत और मिल गई। इधर इन्होंने मद्रास में अपना किला बना लिया, सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम बना लिया, कहां पर? कलकत्ता में बना लिया। तो ये चारों तरफ भारत में, सूरत में भी काम कर रहे, मसूलीपट्टनम में भी काम कर रहे, बंबई मिल चुका है, कलकत्ता भी बन गया है, मद्रास में भी किला बना लिया है। भारत में सब जगह ये अपना किलेबंदी कर रहे हैं, अपने ठिकाने बना रहे हैं। ठीक है, ये चलता रहा। अब होता क्या है कि 1757 में
ये ज्यादा जो चीजें हैं हल्का सा बताते हुए चल रहे कि कहां से कैसे चल रहा है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, इससे पहले ब्लैक होल की घटना हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पहली बार किसी भारत के राजा को हराया और वो राजा था बंगाल का नवाब। डायरेक्ट अंग्रेज खड़े हो गए उसके सामने और उस युद्ध में अंग्रेज जीत गए 1757 में। यह कहा जाता है भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए ढंग से। यानी कि 150 वर्ष 1600 से 1757 तक लगभग 150 वर्ष तक अंग्रेज ज्यादातर व्यापार कर रहे थे, काम तो सारे कर रहे थे, लेकिन मेन उनका उद्देश्य व्यापार था। यहां से उनके शासन की शुरुआत हो गई। अब ये जो है उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट देने लगे। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये कौन सा युद्ध था भैया? प्लासी का। ये कौन सा था? बक्सर का युद्ध होता है। और इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में क्या हुआ? इसमें बंगाल के नवाब को रहा था, प्लासी वाले में। बक्सर वाले में क्या रहा? बंगाल का नवाब था, ठीक है। इसके बाद लखनऊ का नवाब था और जो मुगल शासक था वो भी था। 3 बड़े राजा इकट्ठे लड़े हैं अंग्रेजों के खिलाफ और फिर भी अंग्रेज जीत गए। इतनी बड़ी विजय हुई अंग्रेजों की कि अब लगा कि अब उनको जब मुगल शासक ही हरा दिया तो अब अंग्रेजों को कौन रोक सकता था। और इसके बाद अंग्रेजों का शासन ये समझो कि पूरा तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया। अब यहां से इसके बाद कंपनी की तरफ से जब 1757 में प्लासी का युद्ध जीता गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ने बंगाल का गवर्नर बनाया। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव, अब यहां से आप लिखना शुरू करिए, कौन थे? बंगाल के गवर्नर। उस समय 1757 के आसपास जब इसने प्लासी युद्ध जीत लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। आशु जी राम राम भाई, राम राम, ठीक है। अब यहां से बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, इस पर ध्यान देना। 1757 में बंगाल को जीता, फिर क्या जीता? 1764 में जीता। इसके बाद अब तक अंग्रेजों ने अपने नियम लागू नहीं किए थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। वो कहते अब 1757 में तो वो राजा बंगाल का जो शासक था उसी को अपना प्यादा बना दिया, लेकिन इसके बाद 1764 के बाद इन्होंने खुद राज्य करना शुरू कर दिया। और जब खुद राज्य करेंगे तो इन्हें नियम कानून की जरूरत पड़ेगी। तो 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित होता। बताइए, कमेंट करिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। जी लिख रहा हूं मैं, गवर्नर जनरल। ये गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल। बताइए कौन था? पूनिया जी नमस्कार भाई, नमस्कार। कमेंट करके बताइए भाई, बहुत शानदार हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा रिदम बनने दीजिए, बहुत अच्छी क्लास रहेगी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कमेंट बताओ, करो भाई। ये सवाल अच्छे अच्छे को अटकाते हैं, ये जो लिख रहा हूं मैं, इसीलिए मैं आपसे का इंतजार कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल या कंपनी का पहला गवर्नर जनरल भी कह सकते हो आप, क्योंकि बंगाल में कंपनी ही थी तब। बताइए भाई, इंतजार चल रहा आपके जवाब का। जो भी जुड़े हुए हैं सभी से कहेंगे कमेंट जरूर करें। नहीं आ रहा तो ये लिखिए नहीं पता जी, कुछ तो लिखिए। सॉरी सर, भूल गए, कोई बात नहीं निक्की जी, कोई बात नहीं। आशु जी आपका भी नहीं आया तो भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखना। एक वॉरेन हेस्टिंग्स हुए हैं, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स हुए। ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नहीं पता जी, कोई बात नहीं, याद नहीं है, कोई बात नहीं जी। अब देखिए, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अब ये जो है ये कब की बात है? 1773 के आसपास की बात है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ओके। अब इसके बाद धीरे धीरे ये 1773 के बाद सोचकर देखिए, इन्होंने अलग अलग राजाओं को हराना शुरू किया। जैसे 1784 से 1799 में इन्होंने मैसूर के टीपू सुल्तान हैदर अली को हरा दिया। ये अलग अलग जगह पर जाकर आक्रमण कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अपने कब्जे में ले रहे हैं।
तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब ये बंगाल का गवर्नर नहीं रहा। जब पूरे में फैल गया तो भैया, जब बहुत ज्यादा इनका साम्राज्य फैल गया तो 1833 आते आते 1833 का चार्टर एक्ट आया और उन्होंने कहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बोलो, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, मैं हल्का सा लिख देता हूं, ये 1757, ये 1773, ये 1833 की बात है। बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? इसको बताओ भाई जल्दी से, ये तो आसान है। 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक, तो चलो मैं ही लिख देता हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, और फिर 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल हटा दिया गया क्योंकि कंपनी से शासन चला गया केंद्र सरकार के पास, मतलब ब्रिटेन की सरकार के पास। तो फिर बनता भारत का वायसराय। भारत का पहला वायसराय कहे तो लॉर्ड कैनिंग। ये कब की बात है? 1858 की बात है, लॉर्ड कैनिंग भाई। ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर हो गए, चार तो ये हो गए। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग से भारत की स्वतंत्रता तक कई बहुत सारे वायसराय बने, जितने भी 1858 से लेकर 1947 तक सारे वायसराय कहलाए। जब देश स्वतंत्र हुआ तो फिर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल 16 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 या जनवरी 1948 मान लीजिए, कौन था? उस समय वायसराय का नाम बदलकर फिर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पहला जो बनता है माउंटबेटन बनता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनता है और दूसरा बनता सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी के बाद ये पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन। उम्मीद है यहां तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल जी तुषार जी। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो चुकी है। ये 1947 की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद की। अब यहां तक तो क्लियर है। अब अंग्रेजों ने, मैंने क्या बताया कि 1757 में प्लासी का युद्ध किया और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने पूरे देश में फैलना शुरू कर दिया और 1857 आते आते 100 साल में ये लगभग पूरे भारत में छा चुके थे। पूरा भारत इनके अधीन था। लेकिन इस 100 साल के दौरान भारतीयों को लगा कि अंग्रेजों को भगा देना चाहिए भारत से। कई कारण ऐसे हुए। तो 1857 में एक प्रसिद्ध चीज हुई जिसे बोलते हैं 1857 की क्रांति। आज का टॉपिक ये है, जितना टाइम बचेगा इसके बाद का उसको अलग लेंगे। 1857 की क्रांति पर आते हैं। तो बीच में जो वायसराय गवर्नर जनरल है इनके बारे में, जो अंग्रेजों ने कब्जे किए उनके बारे में, जो फ्रांसीसी वगैरह है, पुर्तगाली वगैरह है, उनके बारे में अलग से क्लास होगी। क्योंकि पहले हम चाह रहे हैं कि मेन जो क्रीम है उसको निपटा लें। क्योंकि जब पूछा जाता तो 1857 की क्रांति से ज्यादा पूछेगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से ज्यादा पूछेगा। उनसे बहुत कम है, पूछा जाता है लेकिन कम पूछा जाता है, तो उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति। तो पहले यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, किस कारण से यह हुई थी? तो देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग। अब इसके समय में कई सारी चीजें चल रही थी जो दिक्कत कर रही थी, जिसके कारण क्रांति हुई। देखिए, जब अंग्रेज भारत पर राज्य कर रहे थे तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अंग्रेजों की सेना बहुत कम थी, भारतीयों की सेना उनसे बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे स्थिति में अंग्रेज क्या करते थे, अपने यहां सेना में भर्ती करते थे भारतीय युवाओं को। तो अंग्रेजों की सेना में भारत के लोग हुआ करते थे, हर पोस्ट पर भारतीय लोग हुआ करते थे अंग्रेजों के साथ। ऐसे में अंग्रेज एक ही पोस्ट के दो व्यक्ति, एक भारत का एक इंग्लैंड का है। इंग्लैंड वाले को तनख्वाह ज्यादा मिलती थी, भारत वाले को कम मिलती थी, वेतन में अंतर था। ये मानो कि अगर इंग्लैंड वाले को 100 रुपए मिल रहे हैं तो भारत वाले को 100 से बहुत कम मिलेगा, 50, 60, 70 मिलेंगे बस। वेतन में अंतर था पोस्ट के अकॉर्डिंग भाई। एक ही पोस्ट पर है, एक ही साथ नौकरी लगे हैं, लेकिन इंग्लैंड वाले को ज्यादा तनख्वाह, भारतीय को कम। पहला अंतर। दूसरा भेदभाव भी था। उन चाहे कितना भी है, अगर अंग्रेजों का एक छोटी पोस्ट वाला आदमी है और भारत का एक ऊंची पोस्ट वाला आदमी है,
तो वो अंग्रेज का छोटी पोस्ट वाला भारतीय का अपमान करके चलता था, वो उसको मानता ही नहीं था। तो ये भी भेदभाव था, सेना में भेदभाव था, पहली कारण तो ये था। दूसरा, उससे उनसे कैनिंग से कुछ समय पहले, कैनिंग से जस्ट पहले थे लॉर्ड डलहौजी। अब डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई और डलहौजी की हड़प नीति के तहत इसने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया, तो सारे राजा इससे चिढ़ रहे थे, ये भी इसका एक कारण बना। तीसरा क्या होता था, तीसरा, जो अंग्रेजों के पास एक नई राइफल आई, ठीक है, नई राइफल थी, और नई राइफल जो थी उसे बोलते थे एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल आई और इसमें जो कारतूस लगता था, गोली भरी जाती थी, तो वो मुंह से खोलना पड़ता था। और अफवाह फैल गई, अब सच बात थी कि कहते थे कि इस कारतूस में चर्बी लगी होती है, ये कारतूस चर्बी लगा होता है और इसके मुंह से खोलना होता था। और बात ये फैली कि इसमें जो चर्बी लगेगी वो गाय की या सूअर की होगी। अब देखिए, मान लिया कोई भारतीय सैनिक है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ये तो लिखा नहीं कि इसमें कौन सी चर्बी लगी है। हिंदू इसलिए मुंह नहीं लगाएंगे, मुंह से इसलिए नहीं खोलेंगे क्योंकि गाय की चर्बी लगी है, और मुसलमान इसलिए नहीं खोलेंगे क्योंकि सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब ऐसे में चर्बी लगे कारतूसों से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। अब भारतीय सैनिकों ने मना करना शुरू कर दिया, हम नहीं लगाएंगे जी। जब मना करना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ सख्त होना शुरू कर दिया। यह 1857 की क्रांति से पहले की बात है। अंग्रेजों ने सख्त होना शुरू कर लिया, पता चला जी एक पूरी की पूरी बटालियन को ही सस्पेंड कर दिया गया, जाओ भाई घर बैठो। और तो और सस्पेंड कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं उठाकर कि आपने आज्ञा का पालन नहीं किया। 29 मार्च की बात है, 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री बटालियन थी, इन्फेंट्री बटालियन थी 34वीं। इसमें मंगल पांडे थे। मंगल पांडे से जब चर्बी लगे कारतूसों को खोलने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। तो उनके दो अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने इनसे के साथ सख्ताई की, तो मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अफसरों को मार दिया। जब मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अफसरों को मार दिया और फिर उनको 18 अप्रैल को फांसी भी होगी। पहले मतलब अप्रैल में उन्हें फांसी भी हो गई, शायद 18 को हुई थी, तो मार्च में उन्होंने हत्या की, अप्रैल में उन्हें फांसी होगी मंगल पांडे को। ऐसे ही बहुत सारी जगह पर ऐसे थे सैनिक थे जो चर्बी लगे कारतूसों के लिए मना कर रहे थे और अंग्रेज उनसे जबरदस्ती करा रहे थे, सख्त से सख्त सजा दी जा रही थी। यह भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। अब यहां पर याद रखना, जो मंगल पांडे है, यह 1857 की क्रांति से बहुत पहली बात है। 29 मार्च को हो गया था ये, तो 29 मार्च को इन्होंने अपना काम कर दिया था, जो अंग्रेजों को मारा था। भाई नितिन जी नमस्कार, भाई नमस्कार, समझ में आ गया। और हमारी क्रांति तो बाद में शुरू हुई, तो अभी तो हम क्रांति पर आ रहे हैं, समझ में आया। तो कितने कारण थे 1857 की क्रांति के? वेतन में अंतर था, भेदभाव था, चर्बी लगे कारतूस थे, हड़प नीति थी, और भी बहुत सारे कारण, ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण थे। अब भारतीयों ने कहा कि भाई चलो अब ठीक है, अब जो ना हम इनके खिलाफ इकट्ठा होते हैं। तो भारत के बहुत सारे लोगों ने एक प्लान बनाया कि भाई पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ युद्ध की घोषणा करेंगे, एक साथ क्रांति करेंगे और अंग्रेज भाग खड़े होंगे। और डेट निश्चित कर दी गई 31 मई की। कहा गया कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ, 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ क्रांति की शुरुआत होगी। वो ये बात पक्की चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि इससे कुछ समय पहले ही मेरठ में कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो गई कि कुछ लोग जो थे, सैनिक जो थे, वो बिल्कुल परेशान हो गए और उन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई। ये डेट निश्चित की थी, लेकिन 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। जब ये क्रांति की शुरुआत होती है तो याद रखना, इससे पहले इस क्रांति का जो सिंबल था वो चपाती और कमल था, चपाती और कमल। तो ये जो है एक दूसरे तक जब संदेश भेजते थे तो चपाती और कमल भेजा करते थे। जो संदेश भेजते थे चपाती, चपाती यानी रोटी, और कमल भेजते थे, रोटी और कमल, चपाती मतलब रोटी और कमल था। तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हो गई। ये जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने कहा कि भाई पूरे देश के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर इस युद्ध को करेंगे, तो पूरे देश के लिए बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या बना दिया?
बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड को इन्होंने क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया। अब वहां से मेरठ से सैनिक विद्रोह करते हैं, अंग्रेजों को मार मूर कर चल देते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। अब दिल्ली तो भैया राजा सोए हुए थे, जगाते हैं रात में, अरे भैया हम तो क्रांति कराए, आप सो ही रहे हो। अब दिल्ली में भी फिर पूरे में धीरे 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 ये पूरे भारत में फैलनी शुरू होती है। लेकिन अंग्रेजों को टाइम मिल गया, क्योंकि भारतीयों के पास इतने साधन नहीं थे कि एक ही दिन में सभी के पास फोन कर दे भैया कि हमने क्रांति शुरू कर दी। एक फोन तो अंग्रेजों के पास थे, अंग्रेजों को पूरे खबर हो चुकी है, भारतीयों का मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहे अभी। खैर 1857 में क्रांति शुरू हुई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। कहां से हुई? मेरठ से शुरू हुई। जब ये होती है तो बहुत सारे जो सेनापति थे अलग अलग जगह पर, उनकी बात करते हैं। तो देखिए दिल्ली में इसको क्रांति को कौन संभाल रहे थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, या दूसरे भी लिख सकते हैं बख्त खां, क्योंकि वो जो बहादुर शाह जफर थे वो तो मेन थे, पूरे देश के थे, बख्त खां थे। ठीक है, इसके बाद दिल्ली के बाद आते हैं हम कानपुर। कानपुर में थे नाना साहब, जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, कानपुर के बाद आते ग्वालियर, ये थे तांत्या टोपे। ग्वालियर में थे तांत्या टोपे, कानपुर में थे नाना साहब। ठीक है, हाँ जी, लखनऊ बेगम हजरत महल, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये तो जरूर याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह थे। ठीक है, अलग अलग जगह पर और बहुत सारे थे। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, ये कहां का चल रहा है? दिल्ली का आसपास का, दिल्ली, कानपुर, ग्वालियर, लखनऊ, इस एरिया में, उत्तरी भारत में, थोड़ा बहुत मध्य भारत में पहुंच गया, ग्वालियर झांसी तक। ये भी उत्तरी में मानिए, मध्य भी नहीं कह सकते इसको। झांसी तो यूपी में ही पड़ता है, ग्वालियर में एमपी पड़ता है, यूपी एमपी का बॉर्डर तक पहुंचा है। ठीक है, बिहार में पहुंच गया, तो यूपी एमपी बिहार इसी एरिया में चला है सिर्फ क्रांति। अब ये जो थे, ये जो क्रांति चल रही थी, नितिन भाई, तुषार जी, पूनिया जी, भाई सभी से कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा मैसेज करते रहिए बीच बीच में, जिससे कि इंटरेस्ट बना रहे आपका भी और हमारा भी। ठीक, तो ये जो ये नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग जगह, अंग्रेजों ने भी अपने अलग अलग सेनापति नियुक्त कर दिए। ठीक है, तो अलग अलग जगह थे, लेकिन एक को जरूर याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ थे जनरल ह्यूरोज। कहीं हडसन थे, कहीं निकलसन थे, कहीं कुछ थे, कैंपबेल थे। यहां पर कैंपबेल है, यहां पर लखनऊ में, कानपुर में कैंपबेल थे। ठीक है, उनको जीतना जरूरत नहीं है, लेकिन ह्यूरोज थे। क्योंकि जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होगी 1858 ईस्वी में, तो जनरल ह्यूरोज जो रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने खुद ने कहा था कि जितने भी क्रांतिकारी है, उन्होंने एकमात्र मर्द यही है। रानी लक्ष्मीबाई को मर्द बोला था। ठीक है, जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि जितने भी क्रांतिकारी 1857 क्रांति के, और के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन असली मर्द ये है। रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला था। ठीक है, तो ऐसे चल रहा था, हर जगह पर यह चल रहा था। अंग्रेजों को मौका मिल गया, अंग्रेजों ने क्या करा कि क्रांति को दबा दिया। अब क्रांति दबा दी, ये 1857 से 1858 तक पहुंच गई भाई। लगभग 1 सवा साल के करीब क्रांति चलती रही है, अंग्रेज लड़ते रहे हैं, और इन्होंने, हालांकि बहुत सारे अंग्रेज भी मारे गए थे। ठीक है, जैसे दिल्ली का जो हेड था वो मारा गया, फिर दूसरे वाले ने चिढ़कर बहादुर शाह जफर के सारे पुत्रों को मार दिया था, एक ही पुत्र छोड़ा था। बहादुर शाह जफर के सारे पुत्रों को मार दिया गया, सिर्फ एक को जीवित छोड़ा गया था। ठीक है, आ जाते हैं भाई। तो सारी क्रांति का दमन कर दिया गया। जब दमन हुआ तो कुछ मारे गए और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, और एक ऐसे थे जो देश छोड़कर नेपाल चले गए थे। कमेंट करके बताएंगे कौन थे जो देश छोड़कर नेपाल गए थे। तब तक मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। रानी लक्ष्मीबाई जी, रियल नेम, बिल्कुल मनुकर्णिका, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया निक्की जी, बहुत बढ़िया। तो इन क्रांति जितने भी ये लिखे थे, इनमें से एक व्यक्ति थे जो देश छोड़कर नेपाल चले गए थे। कौन थे जल्दी बताइए, क्रांति के बाद? जल्दी बताओ भाई।
नहीं पता जी, तुषार जी बोल रहे हैं। देखिए, नाना साहब जो थे, नाना साहब, तांत्या टोपे की तो हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नाना साहब जो है देश छोड़कर कहां चले गए थे? नेपाल चले गए थे। तांत्या टोपे की हत्या कर दी गई थी। ये जो हमारे बहादुर शाह जफर थे, इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। जब अंग्रेज सैनिक दिल्ली में घुस गए इनके महल में, तो बहादुर शाह जफर चले गए, छिप गए हुमायूं के मकबरे में जाकर, तो इन्हें हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया गया था। और वहां पर हडसन ने जो था, उस समय हडसन नाम का था, उसने क्या करा, इन बहादुर शाह जफर के सारे बेटों को मरवा दिया, सिर्फ एक को जीवित छोड़ा था। और एक और बताया जाता है, इसमें कुछ कहानी हालांकि कंट्रोवर्सी भी है, कि बहादुर शाह जफर की एक पत्नी थी जीनत महल। बताते हैं कि ये सारी सूचना अंग्रेजों को यही दे रही थी। बहादुर शाह जफर की एक पत्नी जीनत महल थी, जो सारी सूचना अंग्रेजों तक यही पहुंचा रही थी कि कहां पर क्या हो रहा है। हालांकि इस पर कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन कुछ जगह लिखा मिलता कि इसने किया था। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार हुए, इन्हें बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया? यांगून भेज दिया। आजकल यांगून बोलते, उस समय क्या बोलते थे? रंगून बोलते थे। रंगून या यांगून भेज दिया, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई, और यांगून में ही इनका मकबरा है। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। फिर कहा कि अब मुगल शासकों को हम मानेंगे नहीं। इनसे पहले ही पेंशन चल रही थी, पेंशन पर थे अंग्रेजों की। अब अंग्रेजों ने कहा पेंशन भी हमारे ले लो, हमारे खिलाफ काम कर रहे हो, तो इसलिए अब इन्होंने उठाकर उनको यंगून भेज दिया, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई, और आगे से मुगल वंश का शासन खत्म कर दिया गया। यहां तक समझ में आया? ये थी क्रांति और क्रांति की समाप्ति। अब जब क्रांति समाप्त हुई तो बात आती है कि क्रांति के फेल होने के कारण क्या थे। फेल होने के कारणों में बात करते हैं जी। बहुत अच्छे भाई। फेल होने का पहला कारण था समय से पहले हुई है। अगर ये 31 तारीख को ही होती जो डिसाइड था, तो शायद रिजल्ट पलट जाता, क्योंकि अंग्रेजों को फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। अब भारतीय अलग अलग टाइम पर कर रहे हैं, अंग्रेजों को पूरा मौका है। अगर एक साथ पूरे भारत में होती तो चल जाता। दूसरा, इसके फेल होने का कारण यह था कि हमारा जो नेतृत्व था, वृद्ध थे, वृद्ध नेता थे, बहुत ज्यादा वृद्ध थे। बहादुर शाह जफर बहुत उम्र ज्यादा थी, तो वो कमजोर नेता माने गए। एक एनर्जेटिक नेता चाहिए था जो पूरी क्रांति को डील करता। इसके बाद एक और था कि इसमें बहुत सारे राजा, मैंने पूरे भारत में नहीं कहा, सिर्फ इस क्षेत्र में, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान भी नहीं कह सकते, मध्य प्रदेश और बिहार, इसी एरिया में तो फैली हुई है क्रांति। और कहां चल रही है? पंजाब में कुछ नहीं है भाई। दक्षिण भारत, अगर हम बात करें मद्रास वगैरह, कुछ हुआ ही नहीं क्रांतिकारी। तो थोड़े से एरिया में क्रांति हुई थी। ये जो अगर पूरे भारत में होती तो शायद और नतीजे होते। इससे अलग कुछ लोग, कुछ राजा तो ऐसे थे जो उल्टा अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, भारतीयों का नहीं, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अगर हम बात करें इस क्रांति में जो शिक्षित लोग हुआ करते थे, उस समय शिक्षित लोग बहुत कम थे, ठीक है। जो शाही लोग हुआ करते थे, जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, इन्होंने क्रांति में शामिल ही नहीं हुए। कोई भी शिक्षित लोग जो थे, जो जिनका पढ़ाई लिखाई से काम था, वो इस क्रांति में शामिल नहीं हुए। जो शाही खानदान थे वो शामिल नहीं हो रहे, व्यापारी वर्ग शामिल नहीं हो रहा, तो क्रांति सफल कैसे होती? ये भी एक कारण था क्रांति के असफल होने का। क्रांति के असफल होने का एक कारण और था कि अंग्रेजों के पास उस समय टेलीफोन है, उस समय उनके पास डाक की व्यवस्था है, तार की व्यवस्था है, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, तार है, और उनके पास रेलगाड़ी है। भारतीयों के पास कुछ नहीं है। अब वो फोन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तुरंत बात पहुंच जाएगी। हम भारतीयों को अगर सपोज कीजिए कि भाई मेरठ में क्रांति शुरू हुई और मेरठ से दिल्ली ही पहुंचना है, घोड़े पर जाएगा भाई, घोड़े पर जाने में टाइम कितना लगेगा? और अगर उसको ग्वालियर जाना तो क्या हाल होगा? तो मैसेज पहुंचाने में बहुत डिले होता था भारतीयों को, उनका मैसेज तुरंत पहुंच जाता था वहीं पर। इसीलिए ये सब जो चीजें थी, ये क्रांति की असफलता का कारण बनी। खैर, जब ये क्रांति खत्म हो गई तो कुछ ने कहा कि भाई ये वैसे ही विद्रोह था, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। तो वीडी सावरकर ने इसको पहली बार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले किसने कहा? वीडी सावरकर ने कहा। बहुत सारे भारतीय भी इसको कोई सैनिक विद्रोह बता रहा था, कोई छिटपुट घटना बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। भारतीय में वीडी सावरकर पहले थे। अंग्रेजों ने तो कहा ये कुछ नहीं है, ये तो सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है, ये तो जो धार्मिक उन्माद है उसका ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह है। अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं।
एक थे बेंजामिन डिजरायली। डिजरायली ने कहा कि यह भारत का एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अंग्रेजों में सिर्फ एक ही थे, डिजरायली, जिन्होंने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह है 1857 की क्रांति। अब याद रखना, जब हम बात कर रहे हैं ये 1857 की क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी, ब्रिटेन के खिलाफ नहीं हुई। अब तक हम पर शासन कौन कर रही थी? एक कंपनी कर रही है। ये सोच कर देखिए, एक कंपनी है पूरे देश पर कब्जा करे बैठी है और वो उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ये बात 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटेन को लगता है यार ये तो मेरी बदनामी हो रही है। अब उन्होंने कहा कंपनी से आप हटो, अब हम देखेंगे। तो यहां पर 1858 में क्या हुआ? भारत का शासन कंपनी से शिफ्ट किधर हो गया? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद की तरफ। तो 1858 में भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अब के बाद हम पर शासन कौन करेगा? अंग्रेज की सरकार करेगी, अंग्रेजों की संसद करेगी। ठीक है। उस समय लॉर्ड कैनिंग इसके कौन थे? गवर्नर जनरल थे। अब इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, ठीक है कैनिंग को ही वहां पर रखो, कैनिंग को ही रखो, कंपनी वाले को ही। तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत का पहला वायसराय बनता है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो भारत में अंग्रेजों का असली साम्राज्य 1858 से शुरू हुआ, जो कि ब्रिटेन का साम्राज्य था। 1757 से 1858 तक 100 साल कंपनी का शासन रहा। आगे 1858 से 1947 90 साल ब्रिटेन का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद का शासन रहा। यहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, संचार के साधन बिल्कुल वही कह रहे हैं निक्की जी, बिल्कुल जी, ठीक है, समझ में आया। तो ये होगी 1857 की क्रांति। अब इसके बाद देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां से हम ना तो वायसराय के बारे में, किसने वायसराय ने क्या किया उनका अलग होगा, एक वायसराय वाली क्लास अलग होगी, भारत के वायसराय, ठीक है। हम जो है सिर्फ वो बताते घटनाएं क्या हो रही थी। अब 1858 में भारत में ब्रिटेन का शासन हो गया। यहां पर एक घटना होती है 1885 में। 1885 ईस्वी में क्या होता है कि एक अंग्रेज थे रिटायर्ड, एओ ह्यूम, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को एक पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के, कि भाई भारत में उस समय गिने चुने लोग थे जो यूनिवर्सिटी में पहुंचते थे, कॉलेज में पहुंचते थे। ये कहते हैं कि आप शिक्षित लोग हो और आपका जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। एओ ह्यूम ने इनके लिए लेटर लिखा। तो आप एक मंच पर इकट्ठे होइए और एक ऐसी पार्टी बनाइए जो देश में सुधार का काम कर सके। तो इन्होंने जब ये पत्र लिखा तो लोगों ने उसमें कुछ ने इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट लेकर एओ ह्यूम के सहयोग से एक पार्टी बना दी जिसका नाम रखा गया कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई और इन्होंने ये बताया, एओ ह्यूम ने, कि हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम अंग्रेजों से कहेंगे कि भाई अब हमारे यहां पर ये काम होना, ये काम होना, आप ये सुधार करो, भारतीय लोगों को ये चाहिए, तो भारतीय लोगों के हित में हम लड़ेंगे, अंग्रेजों के सामने डिमांड रखेंगे, अंग्रेजों को समझाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बात आई। अब जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाई तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये अंग्रेज था, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एओ ह्यूम था ये चाह रहा था कि वास्तव में भारत में सुधार हो, इसलिए कांग्रेस की स्थापना कराई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है अंग्रेजों की खुद की चाल थी कांग्रेस की स्थापना, और वो कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। तो सेफ्टी वाल्व की परिकल्पना किससे संबंधित है? कांग्रेस का इस्तेमाल सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। क्योंकि ये कह रहे थे कि अगर 1857 जैसी दूसरी क्रांति होगी तो अंग्रेजों के को तभी भागना पड़ जाएगा, बहुत नुकसान होगा, तो ऐसी दूसरी क्रांति ना हो, इसलिए कांग्रेस बना दी कि इन्हें जब भारत में लोगों में उबाल आना शुरू होगा तो कांग्रेस कुछ ना कुछ हेल्प कर ही लेगी। कांग्रेस कहेगी कि ये करो, 10 मांगों में से 2 मानेंगे तो वो उबाल थम जाएगा। ये सोचकर ये की गई। तो ऐसा सभी का अलग अलग मत है, कोई कहता अच्छे के लिए, कोई कहता है सेफ्टी वाल्व के लिए किया गया। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब आ जाते हैं कांग्रेस के कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी,
डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ठीक है, बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। इसमें 72 लोग ही पहुंच पाए थे कुल। ठीक है, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी और बाद में कांग्रेस बिल्कुल फ्रंट पर आ गई। कांग्रेस के 1885 में स्थापना हुई। पहले अधिवेशन में बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक थे एओ ह्यूम, लेकिन एओ ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जब कांग्रेस का पहले अधिवेशन हो रहा है, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है, उस समय अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नोट करते रहना भाई, मैं यहां पर जो लिख रहा हूं, लॉर्ड डफरिन कौन थे? वायसराय थे, अंग्रेज वायसराय थे। बिल्कुल जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बिल्कुल अरुण भाई, बिल्कुल जी, बहुत अच्छे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। अब ये हो गया पहले अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। ठीक है, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। दो बार अंग्रेज, जो दो बार बने ऐसे अंग्रेज अध्यक्ष, दो बार अंग्रेज अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे। दो बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज, एकमात्र अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न। क्योंकि भारतीय तो कई थे जो कई कई बार अध्यक्ष बने, लेकिन विलियम वेडरबर्न एकमात्र ऐसे अंग्रेज थे जो दो बार अध्यक्ष बने। क्या लिख रहे हैं भाई? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई निक्की जी। तो यहां पर चले, दो बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे विलियम वेडरबर्न। अंग्रेज पहले अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, दो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद बात करते हैं हम, याद रखना कि एओ ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 में थी। डेट याद ना रहे कोई बात नहीं। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की, और 1925 में सरोजिनी नायडू बनती है, फिर नलिनी शेल गुप्ता बनती है। तो तीन महिलाएं थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही स्वतंत्रता से पहले। सिर्फ 3 बार हुआ ऐसा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, महिला अध्यक्ष हो गई। इसके बाद और बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने। सिर्फ एक बार महात्मा गांधी एक बार बने 1924 में। अधिवेशन कहां था? बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटक। आपको बताना है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताइए। मैं पानी ले लूं तब तक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई। बिल्कुल जी अरुण जी, बहुत बढ़िया। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब देश स्वतंत्र हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब थोड़े से और कांग्रेस के बारे में फैक्ट और, ये तो हो गया अध्यक्षों के बारे में, कौन अध्यक्ष था पहला, जनरली और लास्ट वाला। इसके बाद और बात करते हैं कांग्रेस की। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक है नरम दल या उदारवादी योग, एक है उग्रवादी जिसे हम गर्म दल बोल सकते हैं, और फिर है गांधी योग। देखिए, उदारवादी युग की बात करें तो ये कांग्रेस का जो टाइम रहा है 1885 से 1905 तक उदारवादी काल बोला गया। फिर 1905 से 1917 तक उग्रवादी या बाल गर्म दल का बोला गया, और 1917 से 1947 तक गांधी युग बोला गया। कांग्रेस के भाग को तीन, कांग्रेस के इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं।
उदारवादी उग्रवादी गांधी युग। अब देखिए नरम दल गरम दल गांधी युग की बात। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया और उसके बाद, उस आंदोलन के बाद पूरे भारत में महात्मा गांधी ही छा गए। फिर कांग्रेस जो है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग चलने लगी थी 1917 के बाद। उनसे पहले दो भाग हुए। देखिए ये जो उदारवादी लोग थे, महात्मा गांधी का तो अलग कर दिया, ये जो उदारवादी लोग थे ये कहते थे कि अंग्रेज बहुत अच्छे होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं अंग्रेज। अगर हम अंग्रेजों के सामने अपनी बातों को रखेंगे तो हम अंग्रेज हमारी बात जरूर सुनेंगे, ऐसा इनका मानना था। ये कह रहे थे हमें अंग्रेजों के साथ सहयोग से रहना है। और इनमें जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, राणा डे और फिरोज शाह मेहता, और भी बहुत सारे, ये सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस में उस समय हेड हुआ करते थे। और इनकी विचारधारा थी कि अंग्रेज अच्छे हैं, यानी कांग्रेस की शुरू की विचारधारा अंग्रेज अच्छे हैं ये मानकर चल रहे थे। अंग्रेजों से बस बताना है कि भाई हमें ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, अंग्रेज हमारी बात जरूर सुनेंगे, न्यायप्रिय लोग, ऐसा ये सोचते थे। 1905 से 1917 में कांग्रेस पर जो ज्यादा चलने लगा वो हो गया गरम दल वालों का। वो कहने लगे अंग्रेज बुरे होते हैं, इन्हें ये मांगने से नहीं देंगे, इन्हें छीनना पड़ेगा। लेकिन याद रखना जब गरम दल की बात करे, छीनने की बात करे, तो ये हथियारों के समर्थक नहीं थे। ये कह रहे थे इनके सामने आंदोलन करना पड़ेगा, इन पर चीखना चिल्लाना पड़ेगा, तब ये सुनेंगे, ऐसे आराम से नहीं सुनेंगे। हथियार उठाने के ये फेवर में नहीं थे। जिन्होंने हथियार उठाए वो क्रांतिकारी कहलाए। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, ये सब क्रांतिकारी थे, ये इनमें नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम गरम दल की बात करेंगे तो गरम दल में लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, यानी लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीन प्रमुख थे। अब देखिए एक बात बताइए, जैसे कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी में मान लिया पता चले कई हजार लोग जुड़े हुए, उनमें चलेगी तो ऊपर के 3-4 लोगों की। तो एक क्रीम होती है, जैसे कई हजार लोग हैं, उनमें से 20-25 लोग मैन है, तो 20-25 में भी 10 लोग बहुत ज्यादा हैं जो पूरे देश की चीजों को चला रहे हैं, जो सबसे ऊपर हेड है। अब उन 10 में ये 3-4 ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं अंग्रेज अच्छे हैं, तो ज्यादातर लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस की मानसिकता ये थी। जब कांग्रेस के में इन लोगों की चलने लगी, ज्यादातर लोग इनको फॉलो करने लगे, तो कांग्रेस की मानसिकता ये, क्योंकि ये गिने चुने लोग हैं, बाकी तो इनके फॉलोवर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये कौन है? गरम दल, ऊपर नरम दल, नीचे गरम दल। और 1917 के बाद महात्मा गांधी युग शुरू हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में लिखते हैं। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। ये महात्मा गांधी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है, उस क्लियर है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बाद आते हैं दूसरे थे नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी क्या कह रहे थे? दादा भाई नौरोजी जो थे, ये पहली बात तो ये याद रखना पारसी थे। इन्होंने बताया कि किस तरह भारत का धन अंग्रेज अपने वहां पर ले जा रहे हैं। इसको बोला गया अपवाह सिद्धांत, कल परसों की लाइव क्लास में बताया था। इसे बोला गया धन का अपवाह सिद्धांत। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि अंग्रेज जो है भारत के धन को अपने वहां पहुंचा रहे हैं। धन का अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने दी। ठीक है, ड्रेन थ्योरी या धन का अपवाह सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। इन्होंने इसमें बताया कि किस तरह से भारत का पैसा इंग्लैंड की तरफ को ट्रांसफर किया जा रहा है। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद
दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले इन्होंने की। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने की थी। सबसे पहले इन्होंने की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी गरीबी वाला पॉवर्टी है, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था रहनुमाई मजदा एहसन सभा। अब ये भी कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस पर पूरा होल्ड था इनका, दादा भाई नौरोजी का बहुत लोग सम्मान करते थे। ठीक है, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ये पहले भारतीय थे जो इंग्लैंड की संसद के लिए चुने गए। इंग्लैंड की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। मतलब इंग्लैंड में एमपी बन गए भाई, संसद सदस्य बन गए, बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। ठीक है, यहां तक उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे आगे, फिरोज शाह मेहता और राणा डे। वो भी क्या थे? वो भी कैसे थे? नरम दल वाले थे। उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना राणा डे ने की, बस इतना लिख सकते हो। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? राणा डे ने की। महादेव गोविंद राणा डे पूरा नाम था, महादेव गोविंद राणा डे या राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जी भाई। अब 1885 से 1905 तक इनकी ज्यादा चल रही थी कांग्रेस में। कुछ लोग थे जो इनको कह रहे थे अंग्रेज बुरे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे जो अंग्रेजों को बुरा मान रहे थे, अच्छा ज्यादा मानते थे। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। अब वो जो बुरा बोल रहे थे, अब उनके कहने लगे बताइए हम नहीं कहते थे, ये तो हमें हिंदू मुस्लिमों में फिर फूट डालना चाहते हैं। तो अब लोगों का मन उनकी तरफ को ज्यादा हो गया, तो कांग्रेस के लोग ज्यादातर उनको मानने लगे, हाँ यार ये ठीक कह रहे थे। अब यहां पर आकर दोनों पार्टियों में, कांग्रेस की दोनों पार्टियों में मतभेद शुरू हो गया। 1905-1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तो इसलिए कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्या कहलाता? सूरत फूट। दादा भाई नौरोजी का सम्मान इतना करते थे लोग कि उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस बची रह गई। लेकिन 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ और उसमें सूरत फूट के नाम से जाना गया कि कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। आप कमेंट करके बताएंगे 1907 में इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1907 में? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सूरत फूट के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जब कांग्रेस दो भागों में बटी। अब आगे गरम दल वाले, आप अध्यक्ष का नाम लिखेंगे। गरम दल पहले थे बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत तेज थे बाल गंगाधर तिलक। बताइए भाई। ठीक, बिल्कुल जी बिल्कुल, रास बिहारी बोस। ठीक है, इसमें भी एक ट्विस्ट है, लेकिन अभी इतना ही याद रखिए, ट्विस्ट की बात में बात करते हैं 1907 में, वो बाद की बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक बहुत बुद्धिमान थे। ये कह रहे थे अंग्रेज बुरे हैं, अंग्रेजों से छीनना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, इनको अंग्रेजों के खिलाफ ये काम कर रहे थे, अंग्रेजों ने उठाकर इनको मांडले जेल में बंद कर दिया गया। तो इन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा हुई और इन्हें कौन सी जेल में रखा गया? मांडले जेल में। राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की इनको सजा होती है, इन्हें मांडले की जेल में रखा जाता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। राजद्रोह के आरोप में हुआ, इन्हें मांडले जेल में रखा गया। इसके बाद दूसरी चीज, अब इन्होंने कहा कि भारतीयों को जगाना है अंग्रेजों के खिलाफ, तो इन्होंने मराठा और केसरी पत्रों का संपादन किया। मराठा और केसरी पत्रों का संपादन किया।
ठीक है, अब इनमें ये अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे हैं, लोगों तक बात पहुंच रही है। लेकिन इसमें एक लफड़ा था। एक तो जब ये अखबारों में लिखते थे तो अंग्रेजों को भी पता पड़ता था, तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर लिखना पड़ता था। और दूसरी बात एक और थी कि उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। पता चला जी 2-3 गांव में एक अखबार पहुंचता था, एक आध लोग पढ़ते थे। अब वो कितने लोगों तक उस बात को पहुंचा रहा है, ये अलग बात थी। तो ये भी दिक्कत कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्होंने कहा ज्यादातर लोगों तक बात कैसे पहुंचे। इन्होंने कहा कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू करो। इन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू करा दिए। शिवाजी के सम्मान में और गणेश जी के सम्मान में। गणपति बप्पा मोरया देखा होगा, जब गणेश उत्सव होता तो कितनी भीड़ होती है। तो इन्होंने कहा जब उत्सव होगा, मेले लगेंगे, लोग इकट्ठा होंगे, और लोग इकट्ठे होंगे तो जहां हजारों की संख्या में लोग होंगे तो एक व्यक्ति की बात हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी थोड़ी सी देर में। तो इनका मेन मकसद उत्सवों को शुरू करने का था, लोगों में जागरूकता फैलाना। तो इन्होंने मराठा केसरी पत्र बताए, इन्होंने गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। तो इनका कांग्रेस पर बहुत जबरदस्त होल्ड था। और कहते हैं कि इनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ सफल कर दिया इन्होंने। जो ये चाह रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ बातें जो दिमाग में घुसा दी गई लोगों के में, लगने लगा, लोगों को पता चल गया अंग्रेजों विदेशी शासन है, हम पर बुरा ही शासन है, हमें अपना शासन लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आज की मैं क्लास को ऐसे ले रहा हूं जैसे कहानी चल रही हो, ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसे कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ठीक है जी, ये अपने काम में सफल हो गए। जब ये सफल हुए तो एक लेखक थे, इन्होंने कहा कि यही असली भारतीय अशांति का जनक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, कि जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अशांति उत्पन्न हुई है, उसकी जड़ वास्तव में बाल गंगाधर तिलक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, कि वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ जो माहौल बना है उसकी जड़ बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक। राम राम आशीष भाई, राम राम। यहां तक क्लियर हो? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हुई भाई, याद रखना। 1920 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे तब की बात है। अब आप देखिए 1920 में भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, लोगों के पास आने जाने के साधन नहीं थे। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो बताते पूरा बंबई जाम हो गया था। लगभग 3 लाख लोग इनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे, जैसा बताया जाता। अब सोचिए कितनी भीड़ हुई होगी। जब इनकी अंतिम यात्रा में 3 लाख लोग इकट्ठे हुए, महात्मा गांधी भी पहुंचे थे। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली थे, जिन्होंने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। ठीक है, तो 1920 में पूछा जाता है कि किसकी मृत्यु हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन, तो वो हुई थी बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो गए भारतीय शांति के जनक। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं? इन्हें पंजाब केसरी कहा गया। क्या कहा गया? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। और जब ये लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन आया था इंडिया में, तो उसका विरोध कर रहे थे, और विरोध के दौरान इनको लाठियां लगी, और लाठियां लगने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ज्यादा लग गई होगी लाठी। तो किसका? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनको लाठी लगी और इनकी मृत्यु होगी, और इनकी हत्या का बदला भगत सिंह ने लिया, शांडर्स की हत्या करके। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई? आशीष जी बोल रहे भाई मेरी एक बात नहीं मानी आपने। कौन सी भाई आशीष जी? यहां तक समझ में आ गया। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, इन्हें अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी, लाला लाजपत राय के खत्म हो गया। इसके बाद विपिन चंद्र पाल थे और एक थे अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे कांग्रेस में गर्म दल के नेता माने जाते हैं।
शुरू में वो बहुत एक्टिव थे, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास अब ले लिया था। तो अरविंद घोष ऐसे कांग्रेसी हैं जिन्होंने बाद में संन्यास ग्रहण कर लिया था, वो थे अरविंद घोष। राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े रहे, बाद में ये सन्यासी हो गए थे। यहां तक क्लियर हो गया? कौन थे भाई? अरविंद घोष। ये तो हो गए कांग्रेस के। कांग्रेस का 1907 में विघटन हो गया। 1916 ईस्वी में क्या होता है कि कांग्रेस के जो दो पार्टियां थी, नरम दल गरम दल, वो सारी इकट्ठी हो गई। उधर मुस्लिम लीग भी आ गई। इन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस की दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई और इसे बोला गया लखनऊ समझौता, कि भैया अगर हमें इकट्ठा लड़ेंगे तो ही कुछ हो सकता है, वरना तो अंग्रेज बस में नहीं आने के हैं। और जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ, अधिवेशन लखनऊ में हुआ, तो लखनऊ समझौता हुआ, उस समय अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार या एसी मजूमदार थे। यहां तक भी ठीक होगा। और बढ़ते भाई, एक और देखिए, 1916 हो गया, 1917 में एनी बेसेंट बने, 1924 में महात्मा गांधी बने। 1929 में सिर्फ हमने क्या बताया आज 1857 की क्रांति बताया, अंग्रेजों का बारे में थोड़ा सा बताया, 1857 की क्रांति, और अभी कांग्रेस पर चल रहे हैं अभी हम। ठीक है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता लाहौर में। और जब ये लाहौर में अधिवेशन होता रावी नदी के तट पर, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। बिल्कुल ये मानकर चलो जो अब चल रहा बिल्कुल क्रीम है, बिल्कुल ही फालतू की चीजें कुछ नहीं बता रहे हम। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत प्लीज। पाई चार्ट की वीडियो भी नहीं, और रेस वाला चैप्टर मैथ्स का। अच्छा, पाई चार्ट की तो अभी कल परसों तो उसमें ऑफलाइन में बताई थी, आप नहीं थे क्या उस दिन? हाँ जी। तो 1929 में लाहौर रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास होता। कांग्रेस कहती है कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य से नीचे कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। और 1929 में हो रहा था दिसंबर के महीने में, कांग्रेस के अधिवेशन ज्यादातर दिसंबर के महीने में हुआ करते थे, याद रखिए, दिसंबर के लास्ट में, कुछ को छोड़ दे। 1942 में अगस्त में हो गया था, 8 अगस्त को हुआ था बंबई में। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जब पास होता है 1929 में, तो इन्होंने कहा हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। और 26 जनवरी 1930 को, इस अधिवेशन के कुछ दिन बाद, कांग्रेस ने भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। जब हम गुलाम थे, कांग्रेस ने भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1950 को। ओके भाई, 26 जनवरी 1930 को, 50 नहीं, 1930, सॉरी। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने ये मना दिया। ये हो गया कहानी। इसके बाद 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ हरिपुरा, और इसके अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष। ठीक है, 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा त्रिपुरी, और अध्यक्ष का चुनाव होना था, दोबारा से अध्यक्ष का चुनाव। कांग्रेस के सभी लोग चाह रहे थे कि नेताजी दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ लोग नेताजी को अध्यक्ष नहीं चाहते थे। तो ऐसे में दोबारा चुनाव हुआ। महात्मा गांधी ने नेताजी के सामने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। ठीक है, और महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, नेताजी दूसरी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया के सपोर्ट में कहा कि अगर पट्टाभी सीतारामैया हार गया तो समझो महात्मा गांधी हार गया। चुनाव होता है कांग्रेस में, और कांग्रेस में नेताजी दोबारा जीत जाते हैं, और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस का चलता रहता है, लेकिन फिर दिक्कत आती है। तो नेताजी को लगता है कि हमारी आपस की लड़ाई में देश का नुकसान हो रहा है, तो नेताजी इसके बाद यहां से नेताजी त्याग पत्र दे देते हैं, और एक नई पार्टी बनाते जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1929 में नेताजी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा समर्थित थे। और नेताजी यहां पर एक नई पार्टी बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 की ही बात है।
अब ये तो नेताजी का हो गई। अब 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नेताजी इस्तीफा दे देते, तो उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जैसा आप सभी ने बताया था। तो ये था, हमने कांग्रेस का इतिहास बताया आपको, हमने 1857 की क्रांति बताई आपको, और भैया बीच में थोड़ा सा अंग्रेजों के बारे में बताया। अभी हम आंदोलन नहीं बताया कि जब कांग्रेस का अधिवेशन 1942 में हुआ था, वो भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा, तो उसको 2 बार क्यों बताएं। और कोशिश यही है कि आज जो बताया कि इसमें एक भी चीज फालतू नहीं है, बिल्कुल क्रीम है, बिल्कुल क्रीम। तो इसमें से तो एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और अगर इसको पूरा लिखवा कर चलते जैसे कि ऑफलाइन में होता, तो 2 दिन की क्लास को 1 दिन में ही कर दिया हमने। क्योंकि हम सिर्फ लिख रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं आप उसको ऐसे ही नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आज आपकी को क्लास पसंद आई होगी भाई। निक्की जी बोल रहे हैं इसलिए, हाँ जी, इसी लिए संविधान भी इसी डेट को लगाया गया था। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास में उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब अंग्रेजों से स्वतंत्रता का संग्राम शुरू होगा, स्वतंत्रता आंदोलन बोलते हैं जिसको, संग्राम शुरू होगा। तो उसके बारे में, अभी तो कांग्रेस का इतिहास और 1857 की क्रांति बता दी, अब लड़ाई शुरू होगी कि भारतीयों ने कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की, वो अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।